नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नॉर्ड स्ट्रीम सेकंड पाइपलाइन के बारे में। दूसरा इशू आज हम डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान की खराब होती सिचुएशन के बारे में। तीसरा इशू इंडिया चाइना एलएसी क्राइसिस और चौथा इशू इंडिया की फूड सेल्फ सफिशिएंसी की जो जर्नी है उससे बाकी वर्ल्ड क्या सीख सकता है। इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। वैसे देखो, इंडिया फूड प्रोडक्शन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी इंडिया हंगर और मालन्यूट्रिशन की समस्या फेस करता है। क्यों? नेक्स्ट पार्ट में आपको बताना है क्या किया जा सकता है इंडिया में इन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, आप में से कुछ लोगों का डाउट था कि पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम इस डिस्कशन की। देखो, ओनली आईएएस का जो चैनल है, ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से ये लोगो आपको मिलेगा। ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ना सिर्फ इस डिस्कशन की पीडीएफ बल्कि दूसरे प्रकार के हर तरह के नोट्स प्राप्त करने के लिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नॉर्ड स्ट्रीम सेकंड के बारे में है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए नॉर्ड स्ट्रीम सेकंड या फिर एनएस सेकंड का क्या मतलब है। ये देखो, एक पाइपलाइन है जो रशिया को जर्मनी से जोड़ती है। रशिया से गैस ट्रांसमिट की जा सकती है, एनर्जी ट्रांसमिट की जा सकती है इस पाइपलाइन की सहायता से। ये जो नीले रंग की पाइपलाइन दिख रही है आपको, ये है नॉर्ड स्ट्रीम सेकंड। और ऊपर जो लाल रंग की पाइपलाइन आपको दिख रही है, ये है नॉर्ड स्ट्रीम 1। ये भी पाइपलाइन है। ये ऊपर वाली जो पाइपलाइन है ना लाल रंग की, नॉर्ड स्ट्रीम 1, ये तो देखो 2011 में बन गई थी। लेकिन ये NS2 जो है नॉर्ड स्ट्रीम सेकंड, नीचे वाली नीले रंग वाली, ये इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है, स्टार्ट ये अभी भी नहीं हुई है। लेकिन इसको लेके कंट्रोवर्सी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और आज का आर्टिकल क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक्स की बात करते हैं। ये नॉर्ड स्ट्रीम सेकंड जो पाइपलाइन है, इसके लिए पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई 2016 में, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 2018 में। इस पाइपलाइन की टोटल लेंथ कितनी है? 1224 किलोमीटर। ये जो रूट आपको दिख रहा है ये 1224 किलोमीटर का है। $11 बिलियन की लागत आई इस पाइपलाइन को कंस्ट्रक्ट करने में। और अगर देखो, रशिया से जर्मनी तक एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है, गैस या फिर ऑयल डिलीवर करना है, तो ये जो रूट है ना, शॉर्टेस्ट, मोस्ट इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली रूट है। अब ये बात सुन के आपके मन में क्वेश्चन आया होगा जाहिर तौर पर, जब सब कुछ इतना ही अच्छा है तो फिर कंट्रोवर्सी किस चीज़ की? और अगर ये रूट सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रूट है, तो क्या इसके अलावा भी कोई रूट है? जी हाँ, दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। कंट्रोवर्सी क्या है पहले ये जानते हैं। देखो, अभी यूरोप जो है 40% एनर्जी नीड्स के लिए रशिया पर डिपेंडेंट है। ये जो पाइपलाइन है अगर चालू हो गई, नॉर्ड स्ट्रीम सेकंड, नॉर्ड स्ट्रीम 1 तो ऑलरेडी वर्किंग है, 2 अगर चालू हो गई तो यूरोप की जो डिपेंडेंस है ना, वो रशिया के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाएगी एनर्जी के लिए। यूएसए ऐसा नहीं चाहता, इवन यूरोप के कुछ देश ऐसा नहीं चाहते कि हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हो एनर्जी के लिए पूरी तरह से। जैसे देखो, इंडिया भी नहीं चाहता कि हम पूरी तरह से वेस्ट एशिया पर डिपेंडेंट हो एनर्जी के लिए। कल को युद्ध हो जाए और कोई दिक्कत हो जाए, एक ही रीजन से हम ऑयल इंपोर्ट करें, हमारी पूरी तरह से डिपेंडेंसी हो, ये तो उस देश की सिक्योरिटी के लिए भी ठीक नहीं है ना। तो ये पहला रीजन है, रशिया के ऊपर इंक्रीज होती डिपेंडेंसी। दूसरा रीजन, यूएसए ये चाहता है आप हमारी सी बोन एलएनजी गैस जो है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो इंपोर्ट कीजिए। इसके बाद तीसरा रीजन जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी पैदा हो गई NS2 को लेके, यानी नॉर्ड स्ट्रीम सेकंड को लेके। देखो, अभी एक और रूट भी है रशिया से यूरोप में एनर्जी ट्रांसमिट करने का। ये जो रूट है ना, ये लैंड रूट है, ये यूक्रेन से होके जाता है। ये रशिया है, मैप देखिए, ये रशिया है, ये यूक्रेन है। तो लैंड पाइपलाइन जो है वो रशिया से जाती है यूक्रेन होते हुए यूरोप के वेरियस कंट्रीज़ में, जर्मनी में, पोलैंड में।
तो ये जो लैंड रूट है ना, ये यूक्रेन के लिए भी यूजफुल है। क्यों? क्योंकि रशिया की पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाएगी तो यूक्रेन को ट्रांजिट फीस तो देनी पड़ेगी ना। मतलब यूक्रेन का लैंड भी तो बीच में इस्तेमाल हो रहा है, आप सिंपल कह लीजिए रेंट तो देना पड़ेगा ना। रशिया की पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जा रही है, तो इस लैंड रूट से यूक्रेन को भी काफ़ी फायदा होता है, उनका खर्चा चल जाता है। सही मायने में तो देखो, रशिया से यूक्रेन को जो ये ट्रांजिट फीस मिलती है ना, ये ट्रांजिट फीस यूक्रेन की इकोनॉमी में बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर ये नॉर्ड स्ट्रीम सेकंड चालू हो गई तो फिर तो यूक्रेन को ट्रांजिट फीस मिलनी कम हो जाएगी, और यूक्रेन को अगर ट्रांजिट फीस कम मिलेगी तो यूक्रेन की जो इकोनॉमी है वो ठप होने की दिशा में आगे बढ़ेगी। ये तीसरा पॉइंट है कंट्रोवर्सी का। और चौथा पॉइंट तो सिंपल ये है, कल को देखो रशिया का कोई विवाद होता है यूरोप के साथ, तो रशिया यूरोपियन कंट्रीज को ब्लैकमेल कर सकता है कि आप हमारी बात मानिए, अदरवाइज हम एनर्जी सप्लाई तो है आपकी वो कट कर देंगे। मतलब यूरोप की जो डिपेंडेंसी है ना रशिया के ऊपर, रशिया इसे वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है, हथियार के तौर पर। जैसे देखो चाइना ने कोविड-19 के दौरान सप्लाई चेन्स को एज ए वेपन इस्तेमाल किया, यानी दूसरे देश को फोर्स किया अपनी बात मनवाने के लिए। चाइना ने कहा अगर आपको ज़रूरी यूज़ की वस्तुएं चाहिए तो हमारी बात मानिए, नहीं तो हम सप्लाई चेन्स कट कर देंगे, आपको सप्लाई नहीं मिलेगी। तो कल को रशिया भी ऐसा कर सकता है। तो इन 4 पॉइंट्स की वजह से कंट्रोवर्सी थी। अब देखो इस पाइप का कंस्ट्रक्शन तो हो गया है, स्टार्ट नहीं हुई है, ये चालू नहीं हुई है। तो फिर आपके मन में एक क्वेश्चन फिर से आया होगा, तो क्या स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी? यूएसए जो बार बार धमकी दे रहा था सैंक्शंस लगाने की, यूएसए कहता था कि हम सैंक्शंस लगा देंगे अगर ये पाइपलाइन स्टार्ट हुई, तो क्या यूएसए अभी भी नाराज है या फिर नहीं है? इसका आंसर है नो। यूएसए अब नाराज नहीं है। यूएसए और जर्मनी के बीच डील साइन हो गई है, तो कुछ जो कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स थे उनको एड्रेस कर दिया गया है। क्या डील साइन हुई है? देखो यूएस और जर्मनी के बीच डील साइन ये हुई है कि कल को अगर रशिया एनर्जी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है, मतलब ब्लैकमेल करता है यूरोप को कि हम एनर्जी की सप्लाई कट कर देंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, तो फिर जर्मनी स्टेप्स लेगा अपने आप से कि यूरोपियन यूनियन जो है वो सैंक्शंस लगाए रशिया के अगेंस्ट, यूरोपियन यूनियन एक्शन ले रशिया के अगेंस्ट, ताकि रशिया की जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है यूरोप को गैस ट्रांसमिट करने की, उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। मतलब ज़्यादा रशिया जो है गैस ट्रांसपोर्ट ना करे, एक्सपोर्ट ना करे यूरोप को, यूरोप रशिया से गैस लेना कम कर दे। ये एक्शन लेगा जर्मनी रशिया के अगेंस्ट। अगर रशिया या तो एनर्जी को एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करता है या फिर रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट एग्रेसिव रुख अपनाता है। आपको पता है रशिया और यूक्रेन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। 2014 में क्रीमिया नाम का एक पोर्शन हड़प लिया रशिया ने यूक्रेन से। तो अगर यूक्रेन के अगेंस्ट एग्रेसिवनेस शो करता है रशिया, तो भी जर्मनी जो है वो एक्शन लेगा रशिया के अगेंस्ट। अब आपके मन में आया होगा ये तो ठीक है, वो चीज़ कैसे एड्रेस हुई जो हमने कहा था कि यूक्रेन को ट्रांजिट फीस मिलनी बंद हो जाएगी? इस चीज़ को जर्मनी ने ऐसे एड्रेस किया है, जर्मनी रशिया को बोलेगा कि आपका यूक्रेन के साथ में 2024 तक जो एग्रीमेंट है ना ट्रांजिट फीस देने का, उसे आप 10 सालों के लिए एक्सटेंड कर दीजिए। इसके साथ साथ यूक्रेन का जो $1 बिलियन का ग्रीन फंड फॉर यूक्रेन है ना, इस फंड में जर्मनी एटलीस्ट $175 मिलियन कंट्रीब्यूट करेगा। वैसे आज के आर्टिकल में ये रकम $206 मिलियन दी हुई है। इससे यूक्रेन की जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है वो इंप्रूव होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो ये है, यूक्रेन भी अपनी एनर्जी के लिए ना रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। कल को अगर रशिया ने यूक्रेन को एनर्जी सप्लाई करनी बंद कर दी तो यूक्रेन क्या करेगा? तो एनर्जी इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए, यानी सेल्फ सफिशिएंसी, जो इंडिया अभी आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, वैसे ही एनर्जी के मामले में यूक्रेन सेल्फ सफिशिएंट हो, इसके लिए वो हाइड्रोजन एनर्जी पे रिसर्च कर रहे हैं ताकि रशिया के ऊपर निर्भर ना करें। इसके लिए उन्होंने $1 बिलियन का फंड बनाया और इसमें जर्मनी कंट्रीब्यूट करेगा $175 मिलियन।
तो ये डील साइन हुई है यूएस और जर्मनी के बीच। इसके बाद यूएसए तैयार हो गया है इस पाइपलाइन के लिए। अब यूएसए को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखो, यूरोप में ना गैस प्राइसेस अभी बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, $1000 पर 1000 क्यूबिक मीटर्स हैं। इसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज और फूड सप्लाई चेन्स जो हैं वो स्ट्रेस में हैं। रेट इसलिए बढ़े हुए हैं, एक तो रशिया ने यूक्रेन से होते हुए उनका जो लैंड रूट है वहाँ से एनर्जी सप्लाई कम कर दी। रशिया ने बहाना मारा कि अभी हमें डोमेस्टिकली काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता है, इसलिए हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं रशिया ने जानबूझ के नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन है इसकी कंस्ट्रक्शन को जल्दी पूरा करवाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए एक्सपोर्ट कम कर दिया, ताकि जल्दी से जर्मनी जो है वो NH2 पाइपलाइन को कंप्लीट करवाए। वैसे देखो, यूरोप में पोस्ट कोविड-19 अब इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। एनर्जी को स्टोर करने की, गैस को स्टोर करने की ज़्यादा व्यवस्था है नहीं, तो लगातार इंपोर्ट चलते रहना चाहिए रशिया से, तभी उनका काम चलता है। अगर रुक गया थोड़ा सा भी तो गैस प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे देखो, यूक्रेन यूएस जर्मनी डील से खुश नहीं है। यूक्रेन तो देखो जाहिर तौर पर यही चाहता था कि NH2 पाइपलाइन कभी बने ही ना। रशिया यूक्रेन से होते हुए जो लैंड रूट है वहीं से गैस ट्रांसमिट करता रहे यूरोपियन कंट्रीज़ को और यूक्रेन को ट्रांजिट फीस मिलती रहे। बट पाइपलाइन बन चुकी है, यूएस की नाराज़गी भी दूर हो चुकी है यूएस जर्मनी डील की वजह से। तो यूएस जर्मनी डील में जो प्रोविजंस है ना, यूक्रेन उनके बारे में कहता है कि वो इनएडिक्वेट हैं, अपर्याप्त हैं। बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तो ये भी बोल दिया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ कभी अपना प्रोमिस फुलफिल नहीं करते, क्योंकि उनकी नाराज़गी है। उन्हें लगा, वो बेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको लग रहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ यूक्रेन का साथ देंगे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ यूक्रेन का साथ नहीं दे रहे हैं। वो NH2 ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 डील है इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, खास करके जर्मनी। और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो इतना विरोध नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यूक्रेन का बीच में कोई लेना देना नहीं है, हम आपस में डिसाइड कर लेंगे कि ये पाइपलाइन आगे जानी चाहिए या फिर नहीं जानी चाहिए। जर्मनी तो देखो चाहता ही है कि पाइपलाइन स्टार्ट हो जाए, लेकिन यूरोप के बाकी कंट्रीज़ जो है ना, जैसे फ्रांस हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम अपने आप से डिसाइड कर लेंगे, बीच में यूक्रेन का कोई लेना देना नहीं है। कंक्लूजन में ये कहा जाता है, यूक्रेन का जो ग्रीन फंड है ना, उसकी सहायता से यूक्रेन हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर रिसर्च करे, प्रोजेक्ट स्टार्ट करे। इससे फ़ायदा ये होगा, अगर, क्योंकि देखो यूक्रेन के पास भी बहुत पोटेंशियल है गैस का, अगर उसे यूटिलाइज कर पाता है यूक्रेन, तो ना सिर्फ यूक्रेन हाइड्रोजन गैस को एक्सपोर्ट कर पाएगा यूरोपियन कंट्रीज़ को, बल्कि अपने आप से भी वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, रशिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नॉर्ड स्ट्रीम 2 के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अफगानिस्तान में खराब हो रही सिचुएशन के बारे में है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, तालिबान ने सत्ता तो हासिल कर ली है, लेकिन अफगानिस्तान के जो हालात हैं स्टेबल होंगे, शांति आएगी, प्रोस्पेरिटी आएगी अफगानिस्तान में, ये कहना तो बहुत गलत होगा। आने वाले समय में अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है। क्यों? देखो, अफगानिस्तान की सरकार का 80% जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो तो यूएसए से आता था। यूएसए अब जा चुका है। यूएसए फेडरल रिजर्व ने अफगान गवर्नमेंट के बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो भी फ्रीज कर दिए हैं। इसके अलावा दूसरे देशों से, वेस्टर्न कंट्रीज से जो एड आती थी वो भी एकदम से बंद हो गई। तो यूएसए के जाने के बाद ये देश जैसे रशिया, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ये अब अफगानिस्तान को एड देना स्टार्ट करेंगे यूएसए की जगह? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। चाइना एड तो देगा, बट चाइना देखो लोन देने में ज़्यादा विश्वास रखता है, एड देने में विश्वास नहीं रखता है। जब कोई देश ग्रांट देता है ना, तो उसे लौटाना नहीं पड़ता। जैसे इंडिया ने $3 बिलियन की ग्रांट दी अफगानिस्तान को लौटानी थोड़ी ना है वो। यूएसए भी ऐसी ही मदद देता था। बट चाइना मनी लेंडर की तरह है। चाइना बोलता है भैया पैसे तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको लौटाने पड़ेंगे, वो भी ब्याज के साथ। और कई बार तो कई देशों से तो चाइना इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा वसूलता है। ये चाइना का बिजनेस है, मनी लेंडिंग। मतलब चाइना एकमात्र ऐसा देश नहीं जो लोन देता है, बट चाइना पर आरोप लगते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन देकर चाइना डेट ट्रैप में फंसा लेता है। फंसा लिया, श्रीलंका को भी फंसा लिया। OnlyIS पर एक वीडियो है चाइना के डेट ट्रैप के बारे में, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, सर्च करके OnlyIS डेट ट्रैप।
इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो वेस्टर्न कंट्रीज अभी तालिबान रेजीम को लेजिटिमाइज्ड गवर्नमेंट के तौर पर नहीं मानेंगे। अगर तालिबान 3 कंडीशंस पूरी करता तो वेस्टर्न कंट्रीज तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। पहली कंडीशन कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल ना होने दे तालिबान टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए, मतलब तालिबान ये इंश्योर करें कि अफगानिस्तान का धरती का इस्तेमाल टेररिस्ट ग्रुप्स ना कर पाएं किसी भी फॉर्म में। दूसरा, अफगानिस्तान में महिलाओं और माइनॉरिटी के राइट्स की प्रोटेक्शन। तीसरा, जो तालिबान गवर्नमेंट बने वो इंक्लूसिव हो। देखो इनमें से किसी भी कंडीशन को तालिबान ने नहीं माना। पहली कंडीशन वो तो आने वाले समय में पता लगेगा किस प्रकार से टेररिस्ट ग्रुप्स अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स तो जरूर निकल के आई कि अल कायदा और तालिबान के जो संबंध हैं अभी भी घनिष्ठ हैं। दूसरा, महिलाओं और माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अफगानिस्तान में मेल टीचर्स और स्टूडेंट्स को सेकेंडरी स्कूल में वापस आने के लिए कह दिया, लेकिन वुमेन एजुकेटर्स और गर्ल स्टूडेंट्स का कोई मेंशन नहीं था। इवन वर्क प्लेसेस पर भी अभी तक महिलाओं को नहीं बुलाया गया है। उन्हें कहा गया है कि आप घर रहिए, जब तक हम आपकी सेफ्टी की व्यवस्था नहीं कर लेते हम आपको नहीं बुलाने वाले हैं। पहले वुमेन मिनिस्ट्री हुआ करती थी, वो बंद कर दी गई। उसकी जगह मिनिस्ट्री फॉर द प्रोपगेशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस अनाउंस की गई है। मतलब जो सद्गुण हैं उनको प्रोपगेट करना और जो दुर्गुण हैं उनको प्रिवेंट करना। अब तालिबान की अलग से सोच है कि उनके लिए सद्गुण क्या है, दुर्गुण क्या है। उनके लिए तो सेव करवाना भी एक दुर्गुण है। तो कुल मिला के देखो, तालिबान की सरकार ने इन 3 कंडीशंस को नहीं माना, जिसके बाद वेस्टर्न जो गवर्नमेंट्स हैं वो तालिबान रजीम को रिकॉग्नाइज करते हैं। थोड़ी बहुत कंसेशन दी गई। जो उनकी कैबिनेट है ना, तालिबान की जो गवर्नमेंट है, उसमें 1-2 लोग जो हैं वो अलग कम्युनिटी से हैं, जैसे ताजिक हैं या फिर उज्बेक हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो हार्डलाइन पाख्तून्स हैं, मतलब एक ही एथनिक ग्रुप पाश्तून्स का बोलबाला है तालिबान की सरकार में। और देखो सिचुएशन इसलिए भी ख़राब हो गई कि तालिबान की सरकार में अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो यूएन की सैंक्शंस लिस्ट में आते हैं, जो यूएस की टेररिज्म लिस्ट में आते हैं। तो फिर यूएसए के लिए तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इवन अगर और कोई देश तालिबान को एड देना स्टार्ट करता है, तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो यूएसए उस देश के खिलाफ भी सैंक्शंस लगा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है, फिर अभी तालिबान काम कैसे चला रहे हैं? तालिबान को रेवेन्यू कहां से प्राप्त हो रहा है? यही तो दिक्कत है ना। उनको अब रेवेन्यू मिल रहा है सिर्फ कस्टम डिपार्टमेंट से, दूसरे देशों से सामान आ रहा है, बस वहीं से उनको थोड़ा बहुत रेवेन्यू मिल रहा है। अदरवाइज तालिबान के पास मेजर सोर्स नहीं है कोई रेवेन्यू का। अब वो सैलरी भी नहीं दे पाएगा तालिबान अफगान गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ को। तो आने वाले समय में हालात और भी खराब होंगे। अगर विभिन्न देश अफगानिस्तान को फूड एड दे भी देते हैं, खाना दे भी देते हैं, तो खाने को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होगा तालिबान के पास में। इस्लामिक स्टेट लगातार अटैक्स कर रहा है तालिबान के ऊपर। नेशनल रेसिस्टेंस जो है वो भी अपने आप को रीमोबिलाइज कर रहा है। हालांकि अभी नेशनल रेसिस्टेंस जिसमें देखो अहमद शाह मसूद, जो अहमद जूनियर हैं, अहमद मसूद जूनियर, उनके नेतृत्व में कुछ जो वारलोड्स हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं तालिबान को चैलेंज करने के लिए। अभी वो बड़ी चुनौती दे पाने में तो सक्षम नहीं है तालिबान को, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी के रास्ते पर आगे चल रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो देखो ये भी बोलते हैं कि तालिबान के जो लोअर रैंक के मिलिटेंट्स हैं ना, उनको शुरू से ही ऐसी सोच पढ़ाई गई है कि वो प्री मॉडर्न ईरा में विश्वास रखते हैं। महिलाओं को हमेशा बुर्के में रहना चाहिए, पूरा ढक के रहना चाहिए, मोबाइल इस्तेमाल करना गलत है, पिक्चर लेना गलत है, गाने सुनना गलत है। ये जो प्री मॉडर्न ईरा के विचार है ना, तालिबान के लोअर रैंक्स के मिलिटेंट्स इसी सोच में विश्वास रखते हैं। अगर जो लीडर्स हैं वो थोड़ा लिबरल होने की कोशिश भी करें, तो जो ये लोअर रैंक के मिलिटेंट्स हैं ना, ये कल को इस्लामिक स्टेट में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो वर्ल्ड व्यू है वो प्री मॉडर्न ईरा का ही है। ये लिबरल नहीं हो सकते, वो उसी सोच में विश्वास रखते हैं। अगर तालिबान के लीडर्स बदल गए तो वो कहीं और चले जाएंगे, इस्लामिक स्टेट में चले जाएंगे। लेकिन देखो दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस ओपिनियन को नकारते हैं। वो बोलते हैं
कि तालिबान के जो लोअर रैंक के लोग हैं ना, वो मोबाइल यूज़ करते हैं, उन्होंने इस वर्ल्ड को देखा है। इवन जब तालिबान और कट्टर सोच का था 96 से लेकर 2001 के बीच का, उस समय भी ये लोग अलकायदा में शामिल नहीं हुए थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जिन लोगों ने अटैक किया था ना, उनमें से एक भी तालिब नहीं था। वो सारे अफगानिस्तान के भी नहीं थे, वो मतलब अरब मूल के थे वो लोग। तो अब ये कहना कि तालिबान के लोअर रैंक के जो लोग हैं वो इस्लामिक स्टेट में शामिल हो जाएंगे, ये डराने वाली बात है। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान है। पाकिस्तान चाहता है डर दिखा के दुनिया से अब एड ली जा सके अफगानिस्तान के लिए और अफगानिस्तान को कंट्रोल किया जा सके। तो ये नैरेटिव पाकिस्तान का है। कुछ भी हो, हालात जो हैं वो आने वाले समय में अफगानिस्तान में और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इसलिए वर्ल्ड को अफगानिस्तान पर ध्यान देने की आवश्यकता है, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल में मुख्यतः दो बातें निकल के आती हैं। इंडिया और चाइना के मिलिट्री कमांडर्स के बीच आने वाले हफ्ते में 13वें राउंड की बातचीत होगी, ताकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो अभी भी क्राइसिस हैं उनको एड्रेस किया जा सके। क्राइसिस अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। हमारे आर्मी चीफ ने हाल ही में स्टेटमेंट दी कि चाइना ने अपने ट्रूप्स की संख्या जो इंक्रीज कर दी है एलएसी पर, ये चिंता की बात है। अभी जो इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस हैं, देखो 1988 के बाद से अभी तक सबसे खराब पॉइंट पर हैं, लोएस्ट पॉइंट पर हैं। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो इंडिया पर आरोप लगाया है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है 1962 के युद्ध से पहले जो इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी थी, क्या थी इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी? देखो, मान लीजिए ये ऊपर चाइना है, नीचे इंडिया है, तो 1962 के युद्ध से पहले लाइन तो पूरी तरह से डिमार्केट नहीं थी ना। मतलब वैसे तो डिमार्केट थी इंडिया के हिसाब से, तो इंडिया के हिसाब से तो जो मैकमोहन लाइन थी, जो शिमला एकॉर्ड के अंतर्गत आई थी 1914 में, वही फाइनल है। लेकिन चाइना उसे मानने को तैयार नहीं था। तो कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पर दोनों के ट्रूप्स आ रहे थे, चाइना के भी इंडिया के भी। तो नेहरू ने यह सोचा कि थोड़ा आगे आगे हम अपनी पोस्ट इस्टेब्लिश कर देते हैं, क्योंकि कल को अगर समझौता हो भी गया तो पोस्ट जितनी ज़्यादा आगे होगी उतना ही ज़्यादा एरिया तो इंडिया के पास आएगा ना। ये नेहरू की सोच थी। लेकिन चाइना को लगा कि इंडिया एग्रेशन शो करता जा रहा है। हालांकि देखो, ये जो नैरेटिव है ना, वो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इंडिया की अलग सोच है कि चाइना ने क्यों युद्ध किया, क्योंकि इंडिया का जो वर्चस्व है वर्ल्ड लेवल पर वो बढ़ता जा रहा था और चाइना इंडिया के बढ़ते वर्चस्व को रोकना चाहता था। चाइना की ये सोच है कि इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण युद्ध हुआ। तो चाइना ये कहता है कि 1962 से पहले इंडिया ने जो फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी ना, इंडिया अभी एक बार फिर से वही फॉरवर्ड पॉलिसी अपना रहा है, यानी एलएसी पर इंडिया आगे आ रहा है। जबकि इंडिया इस नैरेटिव को नहीं मानता। इंडिया ने कहा कि अप्रैल 2020 में भैया तुम आगे आए, हम आगे थोड़ी ना आए, आपने अपनी ट्रूप्स को आगे भेजा, आपने अपनी ट्रूप्स की संख्या को इंक्रीज किया बॉर्डर पर, आपने मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की बॉर्डर पर, आपकी गलती है, हमारी गलती कैसे हो गई? वैसे देखो, 7 पॉइंट्स पर विवाद था। कुछ पॉइंट्स पर तो विवाद सुलझ चुका है, यानी बफर जोन इस्टेब्लिश किया है। जैसे जो पेंगोंग लेक का रीजन है वहां पर सहमति बन चुकी है, वहां पे बफर जोन इस्टेब्लिश हुआ है। गलवान वैली में बफर जोन इस्टेब्लिश हुआ है। गोगरा पोस्ट पर बफर जोन इस्टेब्लिश हुआ है। लेकिन कुछ इलाकों पर लेके अभी भी डिस्प्यूट बरकरार है। जैसे हॉट स्प्रिंग्स का एरिया है, डेमचोक का एरिया है, डेप्सांग प्लेन्स का एरिया है, यहाँ पे अभी भी विवाद सुलझ नहीं सका है। यहाँ पे बफर जोन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। बफर जोन का मतलब देखो ये है, एक ऐसा एरिया जहां पर फिलहाल के लिए ना तो चाइना की ट्रूप्स आएंगी ना ही इंडिया की ट्रूप्स आएंगी, ताकि कम से कम फिलहाल तो पीस मेंटेन हो। लेकिन हॉट स्प्रिंग्स, डेमचोक, डेप्सांग, यहां पर चाइना की ट्रूप्स अभी भी आगे हैं। यहां पे कोई बफर जोन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो 13वें राउंड की जो ये बातचीत होगी, देखना ये होगा इसमें कोई समाधान निकलता है या फिर नहीं निकलता है। लेकिन देखो, एक चीज साफ है, 1993 में, 98 में, 2001 में, 3 में, मतलब काफ़ी सारे जो बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुए थे ना इंडिया और चाइना के बीच, पिछले काफ़ी सालों की मेहनत से वो सारे जो एग्रीमेंट्स हैं बॉर्डर पर, वो अब धराशायी हो गए हैं। मतलब अब नए एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे अगर बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करनी है। ये इन एग्रीमेंट्स में ना बाकायदा प्रोटोकॉल दिया हुआ था
कि अगर इंडिया चाइना के ट्रूप्स आमने सामने आ जाएंगे तो अपना विरोध रजिस्टर करेंगे और फिर पीछे मुड़ जाएंगे। लेकिन ये जो प्रोटोकॉल्स हैं अब तो कोई नहीं मानेगा, ना ही इंडिया मानेगा, ना ही चाइना मानेगा। दोबारा नए एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे अगर पीस इस्टेब्लिश करनी है। और दोबारा नए एग्रीमेंट साइन करने के लिए ट्रस्ट होना जरूरी है। इंडिया का चाइना में ट्रस्ट होना जरूरी है, चाइना का इंडिया में ट्रस्ट होना जरूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया के फूड सिस्टम से क्या लेसन्स सीख सकता है पूरा वर्ल्ड, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज और गरीब कंट्री, इससे संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक समय इंडिया के पास फूड की कमी थी। हम फूड के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करते थे। PL480 यूएसए का प्रोग्राम है जिसके तहत यूएसए हमें फूड एड भेजता था और मजबूर भी कर रहा था वियतनाम इशू पर अपना स्टैंड चेंज करने के लिए। लेकिन उसके बाद इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। आज के समय में इंडिया जो है फूड के मामले में, फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट है। तो इंडिया की जो जर्नी है ना, कैसे इंडिया फूड शॉर्टेज से फूड सेल्फ सफिशिएंसी तक आया, इंडिया की इस जर्नी से दूसरे देश, डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, गरीब देश, ये काफ़ी सारे लेसन सीख सकते हैं। कैसे इंडिया ने लैंड रिफॉर्म किए, कैसे इंडिया ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट की फूड ग्रेन के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया, रेगुलेटरी सिस्टम इंडिया ने अपनाया, पब्लिक सपोर्ट, एग्री मार्केट में इंटरवेंशन, प्राइसेस, एग्री रिसर्च एंड एक्सटेंशन, जो भी चीज़ें इंडिया ने की उससे ये देश लेसन सीख सकते हैं। वैसे देखो, 1991 से 2015 के बीच इंडिया ने अपने एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई किया। इंडिया ने हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी सेक्टर, इन पे भी फोकस किया। इंडिया ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स पर ध्यान दिया। स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ताकि किसानों को पहले से सूचित किया जा सके बारिश होगी नहीं होगी, मौसम कैसा होगा। न्यूट्रिशनल हेल्थ पर इंडिया ने फोकस किया। ये लेसन्स भी वर्ल्ड इंडिया से सीख सकता है। 2013 में तो कुछ इंडिया ने ऐसा किया जो हर एक देश को करना चाहिए, जहां पर फूड ग्रेन लोगों को मतलब भूखे रहना पड़ता है। इंडिया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लेके आया जिसका फायदा 67% देश की जनता को हो रहा है, यानी ऑलमोस्ट 100 करोड़ लोगों को हो रहा है। मिड डे मील स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये भी इंडिया के कुछ अच्छे मॉडल हैं। तभी तो देखो 2008 से लेकर 2012 के बीच वर्ल्ड में फूड क्राइसिस थे और कोविड-19 के दौरान भी वर्ल्ड में फूड क्राइसिस थे, लेकिन इन फूड क्राइसिस से इंडिया अच्छे से निपट सका। बट चैलेंजेस क्या हैं इंडिया के फूड सिस्टम के सामने? सबसे बड़ा चैलेंज तो देखो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। क्लाइमेट चेंज होगा तो किसानों को दिक्कत होगी। इसके अलावा डाइट में डाइवर्सिटी, डाइट तो मिल रही है इंडिया के बहुत से लोगों को, लेकिन एक ही तरह की डाइट मिल रही है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। ये चीज़ इंडिया को एड्रेस करनी होगी। इसके अलावा सिर्फ राइस और वीट पर फोकस है। प्रोक्योर भी सरकार करती है तो राइस और वीट करती है, दूसरे क्रॉप्स को नहीं करती। हालांकि सरकार ने अब बेहतर डिसीजन लिया है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दिया जाएगा राशन, उसमें फोर्टिफाइड राइस दिया जाएगा ताकि न्यूट्रिशन की समस्या को हल किया जा सके। आयरन होगा उस राइस में। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो भी कई तरह की क्रॉप्स पर फोकस कर रहे हैं जिनमें न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा हो, ताकि लॉन्ग टर्म में देश के बच्चों में जो अंडर न्यूट्रिशन या फिर माल न्यूट्रिशन की समस्या है उसे एड्रेस किया जा सके। ये देखो सबसे बड़ी आयरनी है, इंडिया बहुत से फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी हमारे देश में अंडर न्यूट्रिशन की समस्या ना काफ़ी ज़्यादा है। ये इंडिया के लिए चिंता की बात है। और देखो हमारे देश में जो अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है ना, ये फूड ग्रेन की कमी की वजह से नहीं है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से है। इसलिए सरकार अब पीडीएस के थ्रू फोर्टिफाइड राइस सप्लाई करेगी, मतलब ऐसा राइस जिसमें आर्टिफिशियली न्यूट्रिशन को इंक्रीज किया गया हो। और सरकार ने पोषण अभियान भी लॉन्च किया है ताकि माल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन की समस्या को एड्रेस किया जा सके। और क्या किया जा सकता है? फूड वेस्टेज को रिड्यूस किया जा सकता है। फूड वेस्टेज देखो इंडिया में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का होता है। फूड वेस्टेज हर एक लेवल पर, क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद, और कस्टमर्स जो खाना कंज्यूम करते हैं, बहुत सा खाना वेस्ट हो जाता है, वो भी फूड वेस्टेज हैं। देखो पेंडेमिक का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होगा ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले साल वर्ल्ड की 1/10 जो पॉपुलेशन रही वो अंडर नरिश रही, उनको पूरी तरह से नरिशमेंट नहीं मिल सका खाने में जो मिलना चाहिए। कंक्लूजन में राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, देखो अगर हंगर की समस्या और फूड इनसिक्योरिटी की समस्या एड्रेस नहीं हुई ना, तो वर्ल्ड में कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा।
देखो रोटी नहीं मिलेगी अगर कुछ लोगों को खाने के लिए, तो क्या मतलब वो क्राइम के रास्ते पर चलेंगे, पीस खराब होगी, क्राइम बढ़ेगा, वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी आएगी। और यूएन भी इस चीज़ को जानता है, इवन जो नोबेल पीस प्राइज कमेटी है वो भी इस बात को पहचानती है। इसीलिए नोबेल पीस प्राइज 2020 जो है वो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। ये एक प्रकार से एक्नॉलेजमेंट है कि हंगर को एड्रेस करना जरूरी है कन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए और स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हंगर से संबंधित। हमारी आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 4 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।